साइंसदानों ने ये तहकीक की है, ये दावा किया है कि अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब उनका जो फिजिकल रिलेशन है उसको कायम नहीं होने देते, तो अफजाइश कम होगी और यकीनन जो है वो कमी भी वाक़या होगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फौजिया अशरफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। डॉक्टर फौजिया, ये जो रिसर्च सामने आई है इसके हवाले से बताइएगा। ये कहा जा रहा है कि अगर फिजिकल रिलेशन ही ना कायम करने दिया जाए, मतलब नर जो है उसको बहरा कर दिया जाए, तो इस तरह से जो मच्छर हैं उनकी जो अफजाइश है उसकी रोकथाम मुमकिन है। जी बिल्कुल, ये जब से डेंगू की वबा ज्यादा मंजर आम पे आई है 2000 के बाद से, तब से इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंस ज्यादा डेवलप हो गई। जो हम मच्छर मार दवाएं इस्तेमाल करते रहे और वायरस जो कि मच्छर के थ्रू फैलता है, डेंगू वायरस, वो भी बड़ा स्मार्ट होता जा रहा है। उसने अपने इसके ऐसी सारी दवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। अब एक और तहकीक के मुताबिक ये जो हेयरिंग है, जो कुव्वत समात है मच्छरों की, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से वो अपने अफसाइश का नस्ल करते हैं। अगर उस मादा मच्छर जो है वो करीब नहीं आएगा नर मच्छर के करीब, तो उससे ये इसकी अफसाइश नस्ल कम की जा सकती है। और साइंसी तहकीक के मुताबिक ऐसे जीन नॉक आउट कर दिए गए हैं, मतलब ऐसे जीन जो कि कुव्वत समात को फाल करते हैं, उनको खत्म करके उन्होंने एक तजर्बा किया। एक बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे मच्छरों को रखा जिसके अंदर नर और मादा मच्छर दोनों थे। कुछ नर मच्छर जो थे उनकी कुव्वत समात को खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से वो जिस तरह साउंड वेव्स होती है ना, इसी तरह जब वो आवाज पैदा करते थे, जब वो उनके पर हिलने से जो आवाज पैदा होती है वो मादा मच्छरों तक नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से वो अफसाइश नस्ल नहीं कर सके। और जब कुछ दूसरा जब ऑपोजिट करके देखा गया तो उनकी अफसाइश नस्ल बहुत ज्यादा हो गई और जितनी मादा मच्छर थे उन्होंने आगे मजीद मच्छरों को पैदा किया। तो ये बहुत इफेक्टिव एक टेक्निक है जिसमें जो कि इस्तेमाल की जा रही है वर्ल्ड वाइड, ताकि मच्छर जो कि मजीद ना कि सिर्फ डेंगू वायरस कैरी करता है बल्कि और भी किस्म की बीमारियां फैलाता है। तो ये एक बहुत अच्छा तजर्बा है, बहुत कामयाब तजर्बा है जो कि यूज किया जा रहा है। अच्छा, इस पे इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से की जाएगी? इसमें इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से की जाएगी कि इनकी पूरी जितने नर मच्छर हैं उनके जीन्स नॉकआउट कर दिए जाएं। पहले फेज में वो ये कर रहे हैं कि इंसेक्टिसाइड्स जो कि यूज हो रही हैं और जो इफेक्टिव हैं उनसे मच्छरों को खत्म किया जाए, और उसके बाद ऐसे मच्छरों की अफजाइश नस्ल पैदा की जाए जिनके अंदर से ये जीनियाती मुरक्कब नॉकआउट कर दिया गया। मतलब वो जीन्स जो कि कुव्वत समात की वजह बनते हैं उनको उसमें से खत्म कर दिया गया है, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इस तरीके से इनका टारगेट ये है कि ऑल अलोंग जितने नर मच्छर हैं, जो भी मच्छर पैदा होगा उसकी कुव्वत समात को इनाम को बहरा कर दिया जाए ताकि उनकी अफसाइश नस्ल इस तरह से खत्म हो सके। और वैसे आप अगर देखें कि जो बीमारियां फैलती हैं मच्छरों से वो तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक बार बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो कुछ जो आप देखिए इकोसिस्टम में मच्छर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन प्रोज एंड कॉन्स के इसके फायदे कितने होंगे और नुकसान कितने। बिल्कुल, फिर ये भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो मच्छर स्पेसिफिक जब डेंगू आ रहा होता है या जितने भी इस तरह के जब हम देख रहे होते हैं कि मौसम के साथ उसका एक ताल्लुक होता है, डेंगू अपना आ रहा होता है, तो उस सिचुएशन में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि एटलीस्ट उस एरा तक जो है, उस टाइम तक, स्पेसिफिक टाइम तक हम जो है उनकी ये जो हेयरिंग का पूरा प्रोसेस है इसको ख़त्म कर दें, मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम तक, ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें भी कोई खराबी ना आए। यही मैं आपसे अर्ज कर रही थी कि ये इसमें हमें देखना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर हम इसकी अफजाइश खत्म कर देते हैं तो फिर वो इकोसिस्टम से मच्छर ही गायब हो जाएगा। बिल्कुल, जो कि सिर्फ
सिर्फ नर मच्छर रह जाएंगे और मादा मच्छर जो है वो भी खत्म हो जाएगी, और अगर इनका मिलाप नहीं होता तो उनकी साइज खत्म हो जाएगी। इस तरीके से पूरी एक स्पीशी इरेडिकेट हो जाएगी। तो फिर इसको अब और मजीद इसमें क्या जो है वो रिसर्च की जा रही है? अब ये इस चीज़ तो सामने आ गई है, मजीद इस पे क्या काम किया जा रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाए, या इस तरह से किया जाए कि ये जो हमारे तमाम जो हमारा इकोसिस्टम है वो ख़राब भी ना हो, और इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए जो है हम डेंगू से भी बच सकें और दीगर मच्छरों की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे भी बचाव मुमकिन हो सके। जी, ये भी इनिशियल स्टेजेस पे है, और ये जाहिर है कि इसके कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप एक पेशेंट जो है डेंगू का जब एक इलाके से दूसरे इलाके में जाता है या बाय एयर ट्रेवल करता है, या कोई मच्छर जिसके अंदर एक सीरोटाइप है और वो दूसरी सीरोटाइप में आ जाती है, 4 सीरोटाइप्स होती हैं। अब हमने इसको मरहलावार इसको खत्म करना पड़ेगा। एक मच्छर के अंदर जब एक सीरोटाइप होगी और एक मच्छर भी रह जाएगा, उससे अफजाइश नस्ल हो सकती है। ये अभी लंबा प्रोसेस है लेकिन शुरू हो चुका हुआ है। ये अभी तहकीकी स्टेज पर है। इम्प्लीमेंटेशन इसकी कब तक होगी ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज का हम बहुत ज़्यादा शिकार हुए हैं। हमारी जो अर्थ है उसमें जो मौसम है, जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत बड़ा एक मसला बन चुका है, और तमाम जो दुनिया के ममालिक हैं वो इस पर काम भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है विक्टिम है इस चीज़ का, कि जितनी भी आफात आती हैं पाकिस्तान उनका बहुत ज़्यादा शिकार हो जाता है। सैलाब है या और भी कोई इस तरह की निगरानी आफात जो है वो उसमें पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा उस मुश्किलात से दो चार है। अब स्मोक जो है वो इतनी ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है डेंगू की को स्प्रेड करने में? आपने अपने क्वेश्चन रिपीट करेंगे, किस चीज को स्प्रेड करने में? डेंगू की जो हम देख रहे हैं कि डेंगू बढ़ जाता है, तो क्लाइमेट चेंज का और डेंगू का क्या रिलेशन है आपस में? इसमें देखिए, ये मौसम होता है जिस सितंबर अक्टूबर से लेकर बल्कि जुलाई से शुरू हो जाता है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये ऐसा सीजन होता है जिसमें अफसाइशी नस्ल मच्छरों की ज्यादा होती है। और ये मच्छर पहले तो कहते थे कि सिर्फ फ्रेश वाटर पे होता है। एडीज इजिप्टाई जो है ये उन मच्छरों में से है जो कि डेंगू फैलाने में मौसम किरदार अदा करता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे मच्छर नहीं कर सकते, लेकिन स्पेशली एडीज इजिप्टाई इसमें इन्वॉल्व होता है। और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जो है आपको कोशिश करनी चाहिए। इसमें सिर्फ हुकूमत का किरदार नहीं है, हर इंसान का इंफरादी जो है इसमें बहुत ज्यादा रोल वो प्ले कर सकते हैं। जो खवातीन घर में हैं, जो आदमी बाहर काम करते हैं, जहाँ जहाँ पे आप समझते हैं कि पानी खड़ा हो जाता है, चाहे वो कुछ मिलीमीटर कुछ नहीं या एक फुट पानी के ऊपर भी वो अफजाइश नस्ल कर सकता है। जिस समझना कि हमने सारी सफाई कर दी है, कई लोग गमले रख देते हैं घर के अंदर, फ्रेश वाटर देते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी 2 चम्मच पानी भी अगर खड़ा रह जाए और वहाँ पे कोई मच्छर होगा तो वो अफजाइश नस्ल के लिए का बाइस बन सकता है। इसी तरह जो स्टोरेज होती है, जहाँ पे टायर्स वगैरह पड़े होते हैं, बारिश का पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पे बिल्कुल ताज़ा पानी इकट्ठा होता है, कुछ 24 घंटे गुजरने के बाद वहाँ वो उसका मच्छर पैदा होने का इम्कान ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये हुकूमत के ऊपर करना जाहिर है, ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो उनके पास एक एस्टेब्लिश तरीका है जिसमें वो स्प्रेस करते हैं। लेकिन अगर वो मच्छर बाहर से आपके घर के अंदर आ जाए और आप घर में एहतियात ना करें तो मच्छर तो वहीं पे होगा। और इसी तरह ये कौन से टाइम पे मच्छर काटता है वो आपको पता है कि इस बार सूरज निकलने के 2 घंटे बाद और शाम को सूरज गुरूब होने से 3-4 घंटे पहले तक। खासतौर पे इसकी जो उड़ान है वो 4 फुट तक होती है। और डेंगू जो है वो अभी भी फैला हुआ है पाकिस्तान में, बहुत से केसेस भी सामने आए हुए हैं। असल में अब हम 2 चीजों से लड़ रहे हैं इस वक्त, डेंगू से भी हम फाइट कर रहे हैं, हम स्मोक से भी फाइट कर रहे हैं। तो बहुत मल्टीपल चीजें हैं जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान की, कि हम हेल्थ के हवाले से बहुत सी चीजों को लेकर जो है लड़ रहे हैं। और ऑब्वियसली डाइवर्शन तो होगी कि हम 2 चीजों के साथ जो है लड़ रहे हैं, केसेस भी सामने आ रहे हैं। और जैसे अभी आपने बात की कि इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट
गवर्नमेंट, ये हर जो शहरी है उसकी अपनी भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह जो अपना भी ख्याल रखे, अपने घर का ख्याल रखे, अपने मोहल्ले का ख्याल रखे, और कम्युनिटी जो है, जो कम्युनिटीज हैं वो मिलकर इस पे काम करे तो यकीनन जो है वो इसका जो फैलाव है वो कम होगा और पेशेंट्स जो हैं ऑब्वियसली उनकी भी तादाद में जो है वो कमी वाक़या होगी। और खास तौर पे अगर आप मास्क का इस्तेमाल करें तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अभी हम सिर्फ 2 बीमारियों से नहीं, स्मोक को भी हम कर रहे हैं, डेंगू भी फैला हुआ है, इन्फ्लुएंजा ए और बी बहुत फैला हुआ है, कोविड की कोरोना की कुछ एग्जाम अभी भी प्रेवलेंट हैं जिसमें आपको पता नहीं चलता, लगता है कि आपकी बहुत शदीद दर्दें हुई हैं आपके पट्टों में, हड्डियों में, और हल्का सा बुखार हुआ उससे बात खत्म हो गया। जब उसको टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में तो पता चलता है कि कोरोना की एक नई किस्म जो कि हाईली इन्फेक्शियस है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा मूजी है, लेकिन वो उसका फैलाव बहुत तेजी से होता है, वो भी आजकल पॉजिटिव बात है। तो बेहतर है कि हम एहतियात करें। 3 चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, एक तो ये कि अपनी सफाई का ख्याल रखें, जैसे हमने कोरोना के दौरान फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की थी, वो जरूर करें। कहीं पे हाथ लगाने के बाद नाक, आंख और मुंह को हाथ ना लगाएं बगैर। दूसरा, पानी का या मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करें। स्मोक से बचने के लिए, वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और ये भी चीज़ है ना डॉक्टर साहिबा कि जो लोग ऑलरेडी कोरोना से लड़ चुके थे उसके बाद भी उन पे जो है इफेक्ट रहता है, उनकी इम्यूनिटी उस तरह से स्ट्रांग नहीं होगी, तो हमें अपना ख्याल रखना है, ये तमाम प्रिकॉशंस जो है इनको फॉलो करना है। इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करेंगी कि एज अ सिटीजन जो है हमारी मजीद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो सैलाब ज़्यादा इलाके हैं जहाँ पे सैलाब आया वहाँ पानी कितनी देर तक खड़ा रहा है और कितने लोग वहाँ पे उन लोगों ने सरवाइव किया है, उसी इलाकों में रहे हैं, और हमने ये भी देखा है कि वो लोग, उनमें बीमारियां जो हैं वो ज्यादा फैल चुकी हैं। मैं दोबारा उस चीज को रिपीट करूंगी, मेरा जोर या एम्फेसिस इसी चीज पे है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। आप कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी जो है एंटीसेप्टिक सोप्स यूज करें। आप आम साबुन से जब आप प्रॉपरली फ्रीक्वेंटली हाथ धोते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है। अगर पानी से इलाके में पानी जो भी है मिल रहा है उसको आप 20 मिनट तक उबालें, उबाल के ठंडा करके ढांक के रखें और उसको इस्तेमाल करें, बहुत सी बीमारियों से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना की जो नई वैक्सीन आई है वो भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको पिछली वैक्सीन लगाए हुए 6 महीने से ज्यादा टाइम गुजर चुका है, ऐसे लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफियत कम हो गई है, ज़ियादत के मरीज, दिल के आर्जा के मरीज, जिनकी दाती बीमारियां हैं उनके मरीज, वो अपनी वैक्सीनेशन का ख्याल रखें। ऐसे इलाके जहाँ पे बुजुर्ग हैं उनको 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। डेंगू की भी वैक्सीन अवेलेबल है, इसी तरह कोरोना की भी, कोविड-19 की वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है और ये अपडेट होती रहती है। इनके टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर आपको फील होता है कि आपको कुछ अलामत आ रही हैं तो आप फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, खुद से एंटीबायोटिक्स ना लें, क्योंकि उससे फिर जो है एक और किस्म की जो है पूरा एक विषय सर्कल शुरू हो जाता है, जिससे लोगों के वाइटल ऑर्गन जो हैं, दिल, गुर्दे और लिवर होना शुरू हो जाते हैं और वो दवाइयां असर नहीं करती। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि दवाइयां खुद से ना लें, तो हमारे यहाँ तो यही होता है कि कुछ भी हो तो हम टैबलेट ले लेते हैं और कहते हैं कि बस अभी ठीक हो जाएंगे। 2-4 दिन पूरा वीक वो लेते रहते हैं, फिर उसके बाद ख्याल आ रहा होता है कि नहीं, अब तो जो मामला है वो ज्यादा बिगड़ गया है, जो हमारी तबीयत है वो ज्यादा खराब हो गई, तो फिर हम डॉक्टर से रुजू करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में, लोग इस तरह से खुद से ही टैबलेट ले लेते हैं या एक दूसरे की सजेशन से टैबलेट्स यूज कर लेते हैं, सिरप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर बाद में वो बहुत ज्यादा जो है हमारी हेल्थ को खराब कर रहा होता है। तो ये अवेयरनेस देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बात की। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि अभी आपने जैसा बात की कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, वो सारी चीजें हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है
लोगों के पास उतने वसाइल नहीं है कि वो अपनी हेल्थ का उस तरह से ख्याल रखें। जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, अपनी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए, वो तमाम चीज़ें हमें जो है प्रिकॉशंस उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहें। लेकिन इसके साथ साथ लोगों के ये मसाइल भी हैं कि वो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। टेस्ट के लिए उनको बहुत बड़ा मसला ये आ रहा होता है कि हमने टेस्ट देने तो उसके पैसे भी नहीं है कि टेस्ट किस तरह से हम करवाएं। तो गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं कि जो आवाम है उनको फ्री टेस्ट की जो है सहूलियात प्रोवाइड की जाए ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो टेस्ट करवा सके और वक्त से पहले जो है, ताकि उनको पता चल सके कि उनकी जो भी बीमारी है, जो भी मसला है, उसके ट्रीटमेंट में उनको फिर अफाका हो इस चीज से कि वो ज्यादा उनकी सूरत हाल खराब ना हो। बिल्कुल जी, महकमा सेहत दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी सेकेंडरी और दूसरा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। जो प्राइमरी सेकेंडरी है उसका मकसद ही ये है कि आम आवाम वैक्सीनेशन उनके लिए उनके डोर स्टेप्स में मुहैया की जाए। बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम्स हैं, इस वक्त इम्प्लीमेंट भी किए जा रहे हैं। अगर लोगों को नहीं पता तो उनको चाहिए कि वो अपने नजदीकी जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहाँ से उनसे उनको फ्री वैक्सीन दी जाएगी। फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जरिए। मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में जिन्ना हॉस्पिटल के साथ भी वहाँ पे हर किस्म के टेस्ट हो रहे हैं। आपका हर किस्म का जो है ये डेंगू का टेस्ट, ये सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, बिल्कुल 100% 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी पेशेंट आता है जो जिसमें कोई ऐसा अलामात हो और जो उनके तिब्बी माहिर अगर समझते हैं कि उनके लिए टेस्ट जरूरी है वो हमारे पास भेजते हैं और फौरन उसको टेस्ट को रन किया जाता है और उनके रिजल्ट अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है और लोगों को इस चीज के बारे में हमें अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता, वो परेशान हो रहे होते हैं। इर्द गिर्द जो अपने पास प्राइवेट जो इदारे हैं वहां से टेस्ट करवा रहे होते हैं, फिर वो मुश्किल भी होती है उनको कि इतने ज्यादा पैसे जो है वो कहाँ से हम लें और फिर किस तरह से। अब लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ये जो टेस्ट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं और ऑटोमोबाइल्स के थ्रू कैंप्स वगैरह लगाकर लोगों का जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज जो है वो भी किया जाए। और बहुत बार ऐसे इनिशिएटिव लिए भी गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से और जो है कैंप्स वगैरह लगा के भी लोगों को जो है ट्रीट किया गया है, उनके लिए एक बेहतर काम किया गया है हेल्थ के हवाले से। और दूर देहात दराज जो हमारे देहात हैं वहाँ पे भी जो है कैंप्स का सिलसिला लगता है, लेकिन उसमें शायद उतना ज्यादा नहीं होता है। इस चीज़ को हमें बहुत ज्यादा लेकर चलना चाहिए कि हम वीकली या मंथली जो है हर तरह की जो है टेस्ट चेकअप के लिए कैंप्स वगैरह लगाएं ताकि लोगों को सहूलत मैसर हो। बिल्कुल, आपको अगर कोई ऐसी अलामात हैं जो 24 घंटे के बाद खुद से रिजॉल्व नहीं हो रही है, बुखार है, खांसी है, ऐसी तकलीफ जो कि आप समझते हैं कि आम जो है आराम करने से या वक्त गुजरने के साथ आपके कोई फर्क नहीं पड़ा तो आप जरूर अपने डॉक्टर से, अपने मालिक से रब्ता करें और बगैर उनकी तशखीस के कोई दवाई न। बिल्कुल ठीक है। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फौजिया अशरफ हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, डेंगू, स्मोग, इन तमाम सूरत हाल से, इन तमाम मुश्किलात से निपटने के लिए हमें अपना ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है और बहुत से जो गवर्नमेंट की जानिब से